नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन की बड़ी बैठक आज राजधानी पटना में आरजेडी कार्यालय के अंदर हुई। महागठबंधन के तमाम सहयोगी दल इस बैठक में मौजूद रहे। बीते दिन से ही सबसे ज्यादा संशय मुकेश सहनी को लेकर बना हुआ था। जिस तरीके से दिलीप जायसवाल ने एक बात कही थी कि महागठबंधन की एक राजनीतिक पार्टी यानी सहयोगी दल हमारे संपर्क में है और बहुत जल्द एनडीए का कुनबा और बड़ा होने वाला है। हर किसी की नजर मुकेश सहनी पर ही जाकर गड़ी हुई थी कि मुकेश सहनी इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे। हालांकि उनके पार्टी के नेता हो या वो खुद हो, उन्होंने ही कल इस खबर का खंडन जरूर किया था, लेकिन आज के बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। लेकिन जब बैठक शुरू होना था, तेजस्वी यादव का जो काफिला है वो आरजेडी कार्यालय पहुंचा और ठीक उसके बाद ही मुकेश सहनी की गाड़ी भी आरजेडी कार्यालय में पहुंची और उसके बाद तय हो गया कि फिलहाल तो मुकेश सहनी महागठबंधन का ही हिस्सा है। लेकिन आज की जो बैठक थी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर बहुत अहम मानी जा रही थी, क्योंकि महागठबंधन में कई राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं। आरजेडी है, कांग्रेस है, मुकेश सहनी की पार्टी है, वाम दलों की 3 पार्टी है और पशुपति कुमार पारस के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में इस बैठक का महत्व आप खुद समझ सकते हैं। खासकर मामला जो सबसे ज्यादा फंस सकता था वो है सीट शेयरिंग और हाल के समय में जो विवाद खड़ा हुआ है वो है मुख्यमंत्री के चेहरा को लेकर, क्योंकि अन्य सहयोगी दलों ने तो ये मान लिया था कि तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा है महागठबंधन में, लेकिन कांग्रेस इस बात को अब तक मान नहीं रही थी। अब उम्मीद थी कि आज जब बैठक होगी तो कांग्रेस भी इस पर मुहर लगा देगी। जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रभारी आए हैं वो भी हामी भर देंगे, सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान कर देंगे। लगभग 3 घंटे ये बैठक आरजेडी कार्यालय में चली। तमाम सहयोगी दलों के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। कोई भी जो छोटे पद पर है, विधायक हो, एमपी हो, उन लोगों की एंट्री इस बैठक में नहीं थी। जो विश्वसनीय हैं, जो बात इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को इस बैठक में आने की अनुमति थी। तेजस्वी यादव तो थे ही, संजय यादव उनके सामने थे, साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद थे, वाम दलों की तरफ से बड़े नेता मौजूद थे और मुकेश सहनी और उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद भी इस बैठक में मौजूद थे। 3 घंटों की बैठक में उम्मीद थी कि आज लगभग हर चीजों पर बातचीत हो जाएगी। जब बैठक खत्म होगी, तमाम नेता बाहर निकलेंगे तो सब कुछ गुना भाग करके बता देंगे कि अब 2025 के चुनाव के मैदान में किस रणनीति के तहत उतर रहे हैं, चेहरा कौन है और सीट शेयरिंग पर क्या कुछ फैसला हो गया है। बैठक खत्म हुई, मैराथन बैठक आप कह सकते हैं। 3 घंटों की बैठक छोटी बैठक नहीं है और ये तो महागठबंधन की पहली बैठक थी औपचारिक रूप से देखें तो चुनाव के मद्देनजर। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू किया। तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया, किस रणनीति के तहत मैदान में महागठबंधन उतरने जा रही है, किस तरीके से नीतीश कुमार ने 20 सालों में क्या काम किया। बीते 13 सालों में जो बिहार की सरकार है वो अस्थिर है, यानी नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं। 5 साल किसी का पूर्ण नहीं रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, नौकरी, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात कही। फिर जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनकी बारी आई, उन्होंने भी तमाम मुद्दों पर अपनी राय रख दी कि महागठबंधन में यूनिटी की बात हो गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूर बात उनके तरफ से कही गई कि आज के इस बैठक में जो प्रमुख काम हुआ है महागठबंधन की तरफ से वो है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व कौन करेगा, तो खुद तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी महागठबंधन ने चुनाव से पहले बनाई है और कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व यानी उसके जो अध्यक्ष हैं
वो तेजस्वी यादव है। अब इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम क्या है वो भी जान लीजिए। उसका काम है कि वो चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर चुनावी मैनिफेस्टो, चुनावी कैंपेन, मीडिया, सोशल मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन, संगठन में सहयोग को लेकर ये तमाम मुद्दों पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो फैसला लेगी कि किस तरीके से महागठबंधन अपना काम करेगा। लेकिन कांग्रेस प्रभारी आज फिर तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे को लेकर चुप्पी साध गए। उनसे जब सवाल किया गया तो वो एनडीए में ताक झांक करने लगे। उन्होंने ये कह दिया कि अभी हरियाणा के सीएम आए थे, उन्होंने सम्राट चौधरी को नेतृत्व की बात कह दी, नीतीश कुमार का तो नाम ही नहीं लिया। प्रधानमंत्री आते हैं तो लालू यादव को खत्म करने की बात कहते हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसका नाम ही नहीं लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप एनडीए से पूछिए, एनडीए में कंफ्यूजन है, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है तो तेजस्वी यादव का नाम लेने में उन्हें दिक्कत क्यों हुई, यह बड़ा सवाल है। अब आज के बैठक में शायद जो चाहते थी कांग्रेस वो उसे नहीं मिला, इसलिए अब भी वो तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे पर हामी भरने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव बगल में ही बैठे थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा कि इंतजार करिए, सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। मुकेश सहनी भी थे, उन्होंने भी साफ कह दिया कि देखिए जो खबरें चल रही थी कि हम महागठबंधन छोड़ देंगे, एनडीए में चले जाएंगे, हम साफ कह रहे हैं कि हम मजबूती के साथ महागठबंधन में मौजूद हैं। इसके अलावा वाम दल की बात करें तो वो तो है ही महागठबंधन में और उनके अलग जाने की कोई बातचीत, खबरें भी नहीं आती हैं। पशुपति पारस को लेकर जरूर एक चर्चा छिड़ी, सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव से, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो पहली बैठक थी, आगे भी पारस जी को लेकर हम लोग जब बैठक करेंगे तो उस पर विचार करेंगे। यानी कि पशुपति कुमार पारस की एंट्री महागठबंधन में हो सकती है। आज पहली बार तेजस्वी यादव ने पशुपति कुमार पारस का नाम लिया और कहा कि आगे इस पर बातचीत होगी, क्योंकि बैठक में तो वो आए नहीं थे, वो फिलहाल अभी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। कुछ दिन पहले ही एनडीए छोड़ने का उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया, तो उनकी एंट्री हो सकती है। तेजस्वी यादव के बातों से ऐसा लगा। जाहिर है कि किस शर्तों के आधार पर होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सीएम चेहरे को लेकर, देखिए भले अगर मगर कांग्रेस कितनी भी करे, अंत में जाकर सीएम चेहरे की जब बात होगी तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव ही होंगे, और कोई तो हो नहीं सकता। ये कांग्रेस की बस एक प्रेशर पॉलिटिक्स आप समझ सकते हैं सीट को लेकर, क्योंकि 2020 में जिस तरीके का रिजल्ट रहा 70 सीटों में, और इसी वजह से माना जा रहा था कि आरजेडी इस बार 70 सीटें कांग्रेस को नहीं देने वाली है, और इसी वजह से शायद हठधर्मी कांग्रेस ने अपनाई है ताकि वो अपनी पुरानी सीटों को एक बार फिर उसी संख्या में, उसी अनुपात में वापस ले सके। तो ये एक जो प्रेशर पॉलिटिक्स है आप उसे समझ सकते हैं। लेकिन देखिए इस बैठक के बाद जो खबर हमें निकल कर छन कर मिली है, हमारे पास आई है सीट शेयरिंग को लेकर, हम उस पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तमाम मुद्दों के बारे में तो हमने आपको बताया ही, और ये बड़ी खबर है। शायद जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आरजेडी ने सोचा है, कांग्रेस इसको मानेगी, नहीं मान सकती है ऐसा लगता है। और शायद यही बड़ा आप कह सकते हैं कि सवाल है कि आज भी कांग्रेस प्रभारी ने सीएम फेस पर तेजस्वी का नाम नहीं लिया खुलकर। अब जो प्रस्ताव आरजेडी के तरफ से रखा जा रहा है महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर, वो चौंकाने वाला है। मतलब हमने भी शायद ये अनुमान नहीं लगाया था कि आरजेडी इस प्रस्ताव को और इस संख्या को महागठबंधन के अंदर रख सकती है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर। आरजेडी जिसने पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो आरजेडी इस बार 156 सीटें महागठबंधन में अपने लिए रखने की बात कह रही है। 156 सीटें आरजेडी अपने पास रखने की बात कह रही है। जो सहयोगी दलों को वो सीटें देना चाहती है वो चौंकाने वाला है। अब जाहिर है 156 सीटों का मतलब है आधा से ज्यादा सीटें कांग्रेस, वामदल, वीआईपी, इन लोगों को जहां मिलने नहीं जा रहा है। आधा से ज्यादा सीटें आरजेडी अपने पास रखना चाहती है,
कांग्रेस को वो 40 से 45 सीटों पर सिमटाना चाहती है। वाम दलों की जो संख्या पिछली बार सीटों की थी उसमें वो थोड़ा बढ़ोतरी चाहती है। पिछली बार वाम दल 29 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें 16 सीट पर माले लड़ा था, 6 सीटों पर सीपीआई लड़ी थी और 4 सीटों पर सीपीएम लड़ी थी। तो इनके सीटों में इजाफा वो चाहती है और 32 सीटें वाम दलों को देने की बात सामने आ रही है। मुकेश सहनी को 10 से 15 सीटों में सिमटाने की तैयारी आरजेडी कर रही है। पारस अगर एंट्री लेते हैं तो आरजेडी अपने 156 सीटों के कोटे में से सीटें पारस जी को देगी। तो ये प्रस्ताव आरजेडी ने तमाम सहयोगी दलों के सामने रखा है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है और आज के बैठक के बाद ये जो खबर है वो निकलकर सामने आई है। करीबी जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, जो साथ रहते हैं, जो रणनीति में अपना हाथ बटाते हैं, उनके तरफ से ये बड़ी खबर आई है। आरजेडी 156 सीटें महागठबंधन में चाहती है। कांग्रेस जो पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 से जीती थी, 40 से 45 सीटों पर सिमटाने की तैयारी है और वाम दलों को 32 सीटें और मुकेश सहनी को 10 से 15 सीटों के अंदर लाने की तैयारी है आरजेडी की। खैर ये तो आरजेडी का प्रस्ताव है, जाहिर तौर पर अभी दांव पेंच भी होगा, मान मनौवल भी होगा, बार्गेनिंग भी चलेगी और जो भी बड़ी पार्टी होती है वो चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े ताकि उसे दूसरे के सहारे सरकार बनाने की जरूरत ना पड़े और पड़े भी तो संख्या जो सीटों की हो वो कम से कम हो। और शायद यही बड़ी वजह है कि आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जाहिर 156 का आंकड़ा उन्होंने दिया है, लेकिन 156 ही उनके पास रह जाएगा ये मुमकिन नहीं है, कई सीटें आरजेडी को छोड़नी होगी। इसके अलावा सीटों को लेकर जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, कई सीटों को आरजेडी इधर से उधर भी करना चाहती है, जिसमें से एक सीट हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। सीपीआई एमएल की एक सीट है जहानाबाद की घोसी सीट, रामबली सिंह यादव वहां से विधायक है माले के, लेकिन उस सीट को आरजेडी इस बार खुद लड़ना चाहती है और किसी बागी जेडीयू के बागी को टिकट देने की तैयारी है। हम नाम नहीं लेंगे लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो कौन हो सकते हैं। तो आरजेडी इस बार बागियों को भी सेट करने जा रही है और इसके लिए कई सीटों को इधर से उधर करेगी। तो घोसी की सीट पर भी आरजेडी ने दावा किया है, उसके बदले में दूसरी सीट माले को, सीपीआई को, सीपीएम को दी जाएगी। लेकिन फिलहाल कई सीटें हैं सिटिंग सीट अलग अलग पार्टियों के, उस पर आरजेडी का दावा है। खुद की कई सीटें हैं जिसे वो छोड़ने जा रही है, जिसमें एक सीट तरैया की सीट है, वो इस बार तरैया में चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। ये भी एक खबर निकलकर सामने आई है और हमने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर आप इधर से उधर होते देखेंगे, यानी कि एक गठबंधन के अंदर एक सहयोगी दल से दूसरे सहयोगी दल को जाते हुए सीट आप देख सकते हैं। और इसमें घोसी की सीट, मांझी की सीट, महाराजगंज की सीट, तरैया की सीट और भी कई सीटें हैं जो इधर से उधर होते आपको नजर आ सकती हैं। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से इस बार आरजेडी ने अपनी रणनीति बनाई है। अब देखना होगा कि इस बनाई गई रणनीति पर, इस बनाए गए प्रस्ताव पर सहयोगी दल कितना अपने हिसाब से, अपने शर्त पर आरजेडी को मनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो हम आपको बता रहे थे, खासकर सीटों की संख्या को लेकर। तो आरजेडी ने 156 सीटों पर दावा कर दिया है, कांग्रेस को 40 से 45 सीटों पर लाने की तैयारी, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल को 32 सीटों पर, जिसमें कहा यह जा रहा है कि सीपीआई जो पिछले बार 6 सीटों पर लड़ी थी उसकी संख्या 6 ही रहेगी। सीपीआई एमएल को 19 की जगह 1-2 सीटें बढ़ाने की चर्चा है और सीपीआई एम को भी 1 सीट बढ़ाने की बात सामने आई है और मुकेश सहनी 10 से 15 सीटों पर उनको सिमटाने की तैयारी की गई है आरजेडी के तरफ से। अब मुकेश सहनी जो पिछली बार अगर हम बात करें तो
जब महागठबंधन में 2020 के विधानसभा चुनाव के समय थे, तो इसी सीटों के मामले को लेकर उन्होंने महागठबंधन अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छोड़ा था और वो एनडीए में चले आए थे और 11 सीटें उनको मिली थी। जाहिर है 11 से ज्यादा सीटें तो वो चाहेंगे कि महागठबंधन में मिले। अब उसका आंकड़ा 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो या इससे ज्यादा होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही थी वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। और महागठबंधन की इस बैठक के बाद अब एक बात तो कह सकते हैं कि शुरुआत महागठबंधन ने कर ली है बातचीत की, क्योंकि देखिए सीट शेयरिंग की जो बात होती है, हम पहले से कहते आ रहे हैं, हर पार्टियां जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनके पास कई पार्टी के कैंडिडेट हैं, कार्यकर्ता हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनको भी टिकट देना होता है। हालांकि बहुत कम ऐसे होते हैं जब कार्यकर्ताओं को टिकट मिले, खासकर छोटे राजनीतिक पार्टियों में तो अक्सर ये देखने को मिल जाता है कि बाहर से पैरासूट से या बोरियां खुल जाती हैं, पैसे, धन बल, बाहुबल जिनके पास होता है वो टिकट लेके चले जाते हैं। लेकिन अधिक से अधिक सीटों पर हर राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने की कोशिश करती हैं और इसी के लिए बार्गेनिंग होती है और ये लंबी चलती है। तो ये पहली बैठक थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई, तेजस्वी यादव उसके अध्यक्ष बन गए। अब इस एक बात है कि एक कमेटी बन गई है और पता है कि काम कैसे करना है, और आप कह सकते हैं कि इस मामले में महागठबंधन एनडीए से फिलहाल आगे है कि उसने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है और एक बैठक कर ली है। चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, घोषणा भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में महागठबंधन को आप जरूर कह सकते हैं कि सहयोगी दलों को लेकर साथ चलने की एक तैयारी तेजस्वी यादव ने की है। पहले दिल्ली गए, वहां पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और अब बिहार में भी बैठक कर ली। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव शायद इस बार पूरे मूड में है कि कोई अलग ना हो, कोई छिटके नहीं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई गुंजाइश ना रह जाए, एक वोट भी अगर कहीं से मिले तो उसको ले लेना है। शायद इसी की बड़ी तैयारी वो कर रहे हैं और इसीलिए आज पारस पर भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आगे भी बैठकें होंगी, उस दौरान जरूर इस पर भी बातचीत होगी और हम आपको बताएंगे। तो किसी को छोड़ने का मूड में नहीं है और इसीलिए ये पहली बैठक थी, शुरुआत हुई है। देखना होगा कि अंजाम किस तरीके का महागठबंधन में निकलकर सामने आता है, किसको क्या कुछ मिलता है। और मुकेश सहनी की बात तो करेंगे ही, क्योंकि कल तक उन महागठबंधन छोड़ने की चर्चा थी और आज जब बैठक शुरू हुई तो मुकेश सहनी कहां बैठे थे? तेजस्वी यादव के बगल में बैठे थे। तो आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को अहमियत दे रहे हैं। मल्लाहों की वोट की बात करें, निषादों के वोट की बात करें, मुकेश सहनी ने काम किया है, संगठन पर अपना पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, समाज को एकजुट करने की कोशिश की है और इसमें बहुत हद तक कामयाबी उन्हें जरूर मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शायद यही बड़ी वजह है कि मुकेश सहनी आज तेजस्वी यादव के बगल में बैठे नजर आए। एक तरफ बिहार कांग्रेस प्रभारी थे और दूसरी तरफ मुकेश सहनी, बीच में तेजस्वी यादव नजर आ रहे थे। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।